हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसका सेकेंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर उसे स्टार्ट करेंगे और हम इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ हम आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 से पेज नंबर 33 तक पूरे जो मटेरियल है उसे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम आज इस चैप्टर के शुरुआत में सबसे पहले वेदर क्या होता है, उससे हमारा ह्यूमन लाइफ जो है कैसे अफेक्टेड होता है, ठीक है, और वेदर के एलिमेंट्स क्या है, मतलब कैसे करके समझे वेदर को, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है। जैसे कि हम यहाँ पे जानेंगे, बारीकी से समझेंगे कि वेदर के 5 एलिमेंट्स हैं। अक्सर हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनके बारे में बात करते हैं, पर यहाँ हम पूरे डिटेल से सबको समझेंगे, ठीक है। और फिर देखिए आगे बढ़ते हुए हम लोग नेचर की क्लूज़ को भी समझेंगे, जिससे पता चलता है कि वेदर में परिवर्तन होने वाला है, बारिश आने वाली है, ठीक है। जैसे कि मेंढक बोलना शुरू करता है, ये देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, इससे भी बहुत कुछ पता चलता है। खैर, उसके बाद हम लोग वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे कि इन वेदर एलिमेंट्स को मेजर किया जा सके। और आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर और उनके डेटा को समझेंगे। हम लोग डेटा एनालिसिस भी करेंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, और काफ़ी डिटेल से हम लोग रेंज और एवरेज टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, व्हाट इज़ द इन्फरेंस ऑफ दिस डेटा, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर है वेदर के ऊपर में, सेकेंड चैप्टर। तो चैप्टर के शुरुआत में ही देखिए आप लोग, ये एक कहावत कही गई है फ्रेंच नॉवेलिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है मार्सेल प्रोइस्ट। इन्होंने कहा था वेदर में जो चेंज होता है वो सफिशिएंट है, काबिल है, किस चीज़ के लिए, पूरा दुनिया को बदलने के लिए, और साथ ही साथ दुनिया में जो हम लोग रहते हैं हम लोगों को बदलने के लिए। अब आप यहाँ पे जो 4 फ़ोटोज़ देख रहे हैं ना, ये 4 जगह के बारे में बता रही हैं ये फ़ोटोग्राफ्स। देखिए ये तो डेजर्ट का इलाका है, यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, उनका लाइफस्टाइल अलग है, यहाँ एनिमल्स वगैरह एडेप्टेशंस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखिए ये पूरा बर्फ़ से भरा हुआ इलाका है। ये चारों जो जगह है ना, ये अपना देश भारत का ही जगह है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लोग जो रहते होंगे, आप महसूस कर सकते हैं, आप यहाँ रहने से आप क्या पहनते, आप जो पहनते आप डेजर्ट में थोड़ी ना वो वाला कपड़ा पहनते, हाँ। तो आप महसूस कर सकते हैं ये जो चेंज है इफ़ेक्टिवली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो चेंज है, आप बोल सकते हो वेदर का चेंज है। यहाँ पे भी देखिए बारिश आने वाली है, बहुत ज़ोर से तूफ़ान, ओके। तो यहाँ का भी वेदर बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए, ये आपका कश्मीर का है, शायद कश्मीर का किसी बागीचा का है, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है साल भर यहाँ पे ऐसा ही वेदर होता है? नहीं, साल भर एक जैसा नहीं होगा। ये किसी एक समय का आपका वेदर है, किसी एक समय का आप ये फ़ोटो देख रहे हैं। अगले वक्त हो सकता है यहाँ पे पूरा बर्फ़ गिर करके पूरे जगह को ढक दे बर्फ़ से, ओके। तो हम लोग इस चैप्टर में इन परिवर्तनों को जानेंगे कि कैसे एक जगह से दूसरा जगह ये जो परिवर्तन होता है किन कारणों से होता है, ओके। क्या बात है, ओके, इनको समझेंगे। तो देखिए बड़े बड़े सवाल जो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे वो है हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। हम कैसे करके समझेंगे भाई कि हमारे आसपास का वेदर जो है वो कैसा है और वो बदल रहा है, तो कैसे बदल रहा है, तो हमको मेज़र करना होगा। अब आप बोलेंगे कि सर इससे फ़ायदा क्या है। देखिए मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, मुझे सर्दी लग गई है क्योंकि यहाँ का वेदर बदल रहा है, हम जहाँ रहते हैं। तो वेदर बदलने से इंसानी शरीर में परिवर्तन महसूस होता है, अक्सर वायरल हो जाता है और भी बहुत कुछ होता है। तो हम अपने हिसाब से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं
कि कहाँ का वेदर कैसा है। मान लीजिए हमको अचानक कश्मीर जाना पड़ा, ओके, तो हम पहले जानेंगे कि वहाँ का वेदर कैसा है। मान लीजिए पता चला वहाँ टेम्परेचर हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 20 डिग्री कम है, तो हमको ठंडे मतलब गर्म कपड़ों को लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट पे आता है, वेदर प्रिडिक्शंस। अब देखिए हर एक जगह का वेदर एक जैसा नहीं होगा। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ ऐसा देख करके लग रहा है इस जगह में कि यहाँ पे बहुत ज़ोरों से तूफ़ान बारिश आने वाली है, पर हो सकता है इसके अगले ही दिन यहाँ पे पूरा सनशाइन होगा, पूरा धूप खिला रहेगा, ओके। उसके बाद वाला दिन भी हो सकता है ऐसा ही माहौल हो जाए, ओके। तो हम लोगों को इन प्रिडिक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ क्रॉप्स दिख रहा है, यहाँ एग्रीकल्चर होता है। हमारा देश एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है ना। तो अगर हम वेदर को जानेंगे तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एक किसान ने 3 महीना मेहनत करके यहाँ पे क्रॉप्स उगाया है, अचानक से उसको फोरकास्ट में पता चलता है मोबाइल में ऐप के माध्यम से कि आने वाले 5 दिनों में बहुत ज़ोरों से बारिश तूफ़ान आ रही है, आप लोग प्रिपेयर हुइए। तो वो बेचारा किसान, उसने जो इतना मेहनत से उगाया हुआ अपना क्रॉप्स, वो क्या करेगा, वो इमीडिएटली किसी लोगों को भाड़े पे ला करके, ओके, औरत लोगों को बुला करके वो पूरा क्रॉप्स को कटवा करके अपने गोडाउन में रखवा लेगा, ताकि जब बारिश आए तो उसका जो इतना मेहनत से जो उसने उगाया है उसका क्रॉप्स सुरक्षित रहे। तो देखा आपने उसने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उसने वेदर प्रिडिक्शन का फ़ायदा उठाया, ओके। सो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कैसे करके हम वेदर प्रिडिक्शंस को करते हैं, ताकि हेवी रेन, स्टॉर्म, ड्रॉट, हीट वेव, अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ है, ओके, सनस्ट्रोक, हीट में मतलब बहुत ज़्यादा आने से ना सनस्ट्रोक भी आ जाते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि किस किस जगह में बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रहा है। हम लोगों को वहाँ पे स्पेशल टाइप के कॉटन ड्रेस पूरा ढक करके जाना पड़ेगा, ताकि अपने शरीर का जो पानी है वो शरीर के अंदर रहे, शरीर से निकल के ना जितना कम निकले तो उतना अच्छा, नहीं तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पर इन सब के पहले हमको जानना पड़ेगा। हो सकता है फोरकास्ट है कि आने वाले 5 दिनों में बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आएगा, देन वी हैव टू प्रिपेयर, ओके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट पेज में ही मैंने देखिए आपको इम्पोर्टेंस बताया वेदर का, कैसे करके वेदर हम लोगों का लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो हमको वेदर को समझना बहुत ज़रूरी बनता है, ओके। तो इफ़ेक्टिवली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वेदर और उनके एलिमेंट्स को समझेंगे। तो देखिए जब आप विंटर मॉर्निंग में उठते हो तो आप कांपते हो, शिवर करते हो, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को गर्म करने के लिए कपड़े पहनते हो। वैसे ही जब आप समर में उठते हो तो आप कैसे कपड़े पहनते हो, कॉटन के ड्रेस पहनते हो जो आपको कूल और कंफर्टेबल करे, है ना। ये दोनों कपड़े बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर जो है वो इस वेदर के हिसाब से आपको उसको बचा के रखना है। ठंडे में आपको शरीर को गर्म रखना है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर शरीर से कम है। गर्मियों में अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहे तो आपको छाते लेकर के धूप में निकलना है, ताकि क्यों अम्ब्रेला लेकर के निकलना है, क्योंकि सनलाइट अगर डायरेक्टली आपके बॉडी के ऊपर गिरेगा तो आपका बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे हाई होना शुरू होगा, ओके। तो इससे बचने के लिए आपको अम्ब्रेला लेना है। हम आपको जस्ट एक एग्जांपल बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ वेदर, ओके। इतना तो काफ़ी बात कहा हमने, तो अब चलिए देखते हैं भाई ये वेदर क्या है। तो देखिए वेदर इज़ ए स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। आपको तो पता ही है अपना पृथ्वी क्या है, ये गोलाकार पृथ्वी है समझ लीजिए, और पृथ्वी के ऊपर में आपका लेयर ऑफ गैस है, ओके। ये है आपका एटमॉस्फेयर, ओके। ये जो लेयर ऑफ गैस है पृथ्वी के ऊपर में, यही है एटमॉस्फेयर, ठीक है, लेयर ऑफ गैस। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वेदर, वेदर जो है वो रिलेटेड है आपका उस लेयर ऑफ गैस से। देखिए वेदर इज ए स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ओके, याद रखिएगा। बट व्हाट इज़ एन एटमॉस्फेयर, जैसा हमने आपको बताया वो सीधी सी बात है भाई, लेयर ऑफ गैस है। अब आप बोलेंगे सर क्या बात है सर, ये तो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर में गैस क्यों है। हम अपना स्मार्टफोन को लेकर के देखिए आपका प्रोग्राम देख रहे हैं,
स्मार्टफोन के आसपास में गैस है? हाँ ज़रूर है, पर और भी बहुत सारे जगह है। ऐसा है ना कि पृथ्वी के आसपास में ये चारों तरफ में ये जो गैस का लेयर है, इसका रीज़न है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप हायर क्लास में जानोगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो गैस वगैरह है ये अर्थ की तरफ में खींचे रहते हैं। ओके, बस आप इतना ही समझिए। तो जैसा कि हम बता रहे थे, एटमॉस्फेयर क्या है? लेयर ऑफ गैस दैट सराउंड्स प्लैनेट्स। ओके, इन द केस ऑफ आवर अर्थ, इन गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हवा। हवा, ठीक है। चलिए, द अर्थ एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर टू ए केक। अरे वाह, मुंह में पानी आ गया, जन्मदिन याद आ गया। ओके, ये देखिए केक, ऐसा नहीं होगा। केक का लेयर, केक का डिफरेंट लेयर्स होता है, ठीक है। ये आपका केक। तो वैसे ही ये मान लीजिए ये है अर्थ। ओके, ये अर्थ के ऊपर में ये है एटमॉस्फेयर। ये तो चारों तरफ है, हमने जस्ट एक लेयर ऑफ दिखाया, वन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स है इसके, हमने जस्ट यहाँ 3 दिखाया, और भी है। देखिए यहाँ पे, देखिए आप, एक ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रैटो, ये देखिए ट्रोपोस्फियर। ओके, ये देखिए ओजोन लेयर है यहाँ पे, वो एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, उसकी वजह से लाइफ सस्टेन होता है। देन स्ट्रैटोस्फियर है। ओके, तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो केक विथ सेवरल लेयर्स, द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। और यहीं पे आपका लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंक्लूडिंग हम लोग ह्यूमंस, हम लोग रहते हैं और ब्रीथ करते हैं। मतलब हम लोग किस लेयर में रहते हैं? ट्रोपोस्फियर, जो सबसे नियरेस्ट लेयर है, हम लोग उसमें रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिना, यहाँ पे सारे के सारे वेदर फिनोमेना यहीं पे होते हैं। ओके, चलिए, द ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर्स अराउंड द ग्राउंड। यह आ गया आपका दूसरा सवाल। आप सोचेंगे कि सर ये ट्रोपोस्फियर जो है इसका हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर है क्या? बिल्कुल नहीं, 10 सेंटीमीटर नहीं है। देखिए इसका हाइट है 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, इट इज़ लेस थिक एट द पोल्स। क्यों भाई, वेरिएशन क्यों है? पोल्स में जो है ये कम है, और अर्थ के इक्वेटर में ये एक्चुअली ऐसा दिखने में होता है। आप देख रहे हैं, ये आपका नॉर्थ साउथ पोल है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ में एटमॉस्फेयर का लेयर पतला होता है, दूसरे जगह में ये थोड़ा थिक होता है। अगेन अभी हम आपको इसका रीज़न नहीं बता रहे, आप हायर क्लास में जानो। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन। ओके, ट्रॉपिकल जोन दैट इज़ अराउंड द इक्वेटर वेयर द वार्म एयर स्प्रेड्स। ओके, अगेन ये आप साइंस की क्लास में भी पढ़ोगे, हम आपको वहाँ पे समझाएंगे। तो चलिए, ऐसा है कि हम लोग अक्सर बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, सिंपल कॉमन पब्लिक यही वर्ड यूज़ करते हैं। क्या? अरे यार बहुत गर्मी है, हॉट है, कोल्ड है, रेनी है, क्लाउडी है, ह्यूमिड है, पसीना चिपचिपा, स्नोवी है, अरे वाह क्या बात है, विंडी है, और सो ऑन। ये बेसिकली जो आपको बताते हैं ये वर्ड्स, दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। आप समझ रहे हैं? तो भी भाई ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है? आ गया एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये देखिए, हम लोग अब इस पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देर आर इफेक्टिवली 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर, आपको ये याद रखना है। क्या क्या है? फर्स्ट इज़ योर टेम्परेचर, दैट इज़ क्या है भाई? हम कितना गर्मी या ठंडा महसूस करते हैं। हम करते हैं या आपका एटमॉस्फेयर होता है? हम तो करेंगे ही, पर यहाँ पे हम कह रहे हैं एलिमेंट ऑफ वेदर, टेम्परेचर, इफेक्टिवली हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। अब आप बोलेंगे ये क्या नाम है सर, हाईफाई नाम? हाईफाई नाम नहीं है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, बारिश, स्नो, स्लीट। ये स्लीट क्या होता है? देखिए, स्लीट इज़ फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन। ओके, कहीं कहीं पे अपने देश में ही ये स्लीट भी होता है, ओके, पाया जाता है। जब आपको लगेगा कि रेन है, पर वो रेन नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा जमा रहता है, तो उसे स्लीट कहते हैं। या हेल भी होता है। हेल क्या है?
हेल तो पूरा पूरी एकदम बर्फ़ का गोला गिरता है। जब हेल का कभी कभी फोरकास्ट होता है ना, तो आपको एकदम बच के रहना है, नहीं तो वो छोटा गोला दिखने में छोटा होता है, लेकिन वो सर वर पे लग गया तो आपको बहुत चोट आ सकती है। इनफैक्ट बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कार वगैरह के ग्लासेस तक टूट जाते हैं। ओके, हाँ, मजाक की बात नहीं है। तो दे आर स्मॉल हार्ड ऑल्सो फाइल्स दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन। ओके, आपको मालूम है कहीं कहीं पे हेल जो गिरती है ना, वो ब्लैक कलर की भी होती है, ब्लैक या ब्राउन कलर की होती है। अब आप बताइए ये कैसे हो गया? ये तो वाइट होना चाहिए, आइस का कलर तो वाइट है। हमारे हवा में जो इतना पोल्यूशन है, क्लाउड्स में जो इतना डस्ट वगैरह है, कहीं कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा रहे तो वही हेल के रूप में जब गिरती है तो वो उनका कलर काला हो जाता है। ठीक है, आपने तो एसिड रेन के बारे में सुना ही होगा। तो वो वहाँ पे दूसरा चीज़ है, वहाँ पे पानी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, और वही एसिडिटी आपको हेल में भी मिलेगा, स्लीट में भी मिलेगा। एनीवे वो डिफरेंट बात है। खैर, हमने प्रेसिपिटेशन को आपको बताया। तो प्रेसिपिटेशन के 4 फॉर्म्स हुए, रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल। याद रखिएगा, आप रेन नहीं बोलिएगा, एलिमेंट्स ऑफ वेदर है प्रेसिपिटेशन, क्योंकि रेन उसके अंडर में आता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या है भाई? सीधी सी बात है, हम तो अर्थ के अंदर है, और अर्थ के ऊपर में जो लेयर है, वो लेयर का अपना दबाव तो होगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशन उसको अर्थ के अंदर टान रहा है। ओके, तो वेट ऑफ द एयर अबव अस, हमारे ऊपर जो एयर है फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस, उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप एक बात बताइए तो, आपके सामने एक 100 तल्ला का बिल्डिंग है, 100 फ्लोर्स, ठीक है, आपको क्या लगता है? आप जब एकदम बिल्डिंग में एंटर करने वाले हो, मतलब आप ग्राउंड फ्लोर में हो, उस वक्त आपके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, तो वो अगर 100 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, तो आप अगर ग्राउंड फ्लोर में, आपके ऊपर में देखिए जितना अर्थ का गैस है, उसके साथ में ये 100 फ्लोर्स का गैस जो है, इसका भी दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी बिल्डिंग के लिफ्ट से लेकर के टॉप फ्लोर पे चले जाएंगे, तो आपके ऊपर ये जो गैस था पहले 100 फ्लोर्स वाला, ये नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि इस जगह में और इस जगह में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है थोड़ा डिफरेंस होगा, पर अक्सर ऐसा होता है, हम लोग अपने महसूस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये भी हम जानेंगे इस चैप्टर में कि कैसे करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका विंड। वो भी एक एलिमेंट है। देखिए वो क्या है भाई? विंड। विंड है बेसिकली मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। मतलब ये जो हमने अभी आपको दिखाया, अर्थ के ऊपर में जो गैस का लेयर है, ये चुपचाप अपने जगह बैठा नहीं रहता, ये इधर से उधर, उधर से इधर मूव करता रहता है। यही जो मूवमेंट है, इसी को हम लोग विंड बोलते हैं। अच्छा, ह्यूमिडिटी, वो क्या है भाई? अब ये जो हवा है ना, ये हवा के अंदर में वाटर वेपर बहुत रहता है, और भी बहुत कुछ रहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया गैस, कंटेमिनेशन, पोल्यूटेंट्स, ये सब रहते हैं। पर वेदर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये वाला एलिमेंट, दैट इज़ वाटर वेपर। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। ओके, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है 2 लोगों की। एक है कृष्णन, जो रहता है चेन्नई में, और वो बातें कर रहा है आमिर से। आमिर कहाँ रहता है? आमिर रहता है कश्मीर में। गुड। तो कृष्णन कहता है आमिर से कि देखो भाई, यहाँ पे वेदर काफ़ी चिली हो गया, ठंडी लग रही है अब हम लोगों को, क्योंकि रात को काफ़ी बारिश हुई थी। तो आमिर पूछता है कि कितना ठंडा है। अब आप बताओ कृष्णन उसको कैसे बताएगा कितना ठंडा है, क्योंकि जो ठंडा कृष्णन को महसूस हो रहा है, आमिर के लिए वो क्वाइट प्लीजेंट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि वो कश्मीर में रहता है। कश्मीर का टेम्परेचर जो है उस वक्त काफ़ी हो सकता है सर्दी है, वहाँ पे ठंडा है। ओके, तो हम लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए समझाने के लिए। देखिए, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर कृष्णन टू कन्वे हिज सेंस ऑफ चिलीनेस। कैसे बोलेगा चिलीनेस नंबर 1, चिलीनेस नंबर 2, ऐसा थोड़ी बोलता है। तो आमिर का भी चिलीनेस अलग होगा। तो एक तो कोई कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए ना, इन दोनों को एक दूसरे से समझाने के लिए कोई कॉमन मेजरमेंट चाहिए।
okay, unless there is a commonly agreed way to measure the temperature. Okay, it is the same with other elements as well. दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी हमको कोई कॉमन मेजर चाहिए, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत पढ़ाई लिखाई वाला बात हो गया, पहले के दिनों में क्या सब कॉमनली मेजर टेक्निक होता था? बताइए। नहीं, पहले के समय में जो थे लोग, देखिए, ह्यूमंस हैव क्लोजली ऑब्जर्व नेचर। हम लोग नेचर को ऑब्जर्व करके उसके सिग्नल को समझते थे। किस सिग्नल को? परिवर्तन के सिग्नल को। कहाँ का वेदर कैसे बदलाव आने वाला है। ओके, जैसा आपने सुना होगा, बारिश आने के पहले फ्रॉग्स वगैरह, मेंढक बोलते हैं, ठीक है ना, उससे पता चल जाता है। आप जरूर पूछते होंगे अपने दादी जी, नानी जी से, नाना जी से कि क्यों मेंढक बोल रहा है। ये अक्सर एक सिग्नल होता है उन लोगों का, बताने का कि बारिश होने वाला है। ये एक नेचुरल सिग्नल है। ऐसे और भी बहुत सारे सिग्नल्स हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो इंसान ने पहले के समय में इन सिग्नल्स को रीड करना शुरू कर दिया, और इन सिग्नल्स को रीड करके हम लोग बिना किसी मेजरमेंट के तरीके से फोरकास्ट करते थे। ओके, जैसे कि ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो, नीचे फ्लो करते हैं, एंड्स कैरिंग एग्स। क्यों? कुछ झमेला होने वाला है, तूफान आने वाला, बारिश आने वाले, एंड्स को पहले से पता चल जाता है, तो वो भाई अपने अंडों को बचाने के लिए उनको हायर ग्राउंड, ऊंचे जगह में ले जाने की कोशिश करते हैं। स्क्विरल्स गैदरिंग नट्स, वो भाई सीधी सी बात है, उनके पास फ्रिज नहीं है, वो अपना खाना पीना अपने घर में जमा करेंगे, ताकि कुछ हो गया तो घर में बैठ के खाओ पियो मौज मस्ती करो। ओके, फ्रॉग्स क्रोकिंग लाउडली, जो अभी हमने आपको बताया। इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, ओके, ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते थे अबाउट कमिंग ऑफ रेन्स एंड स्टॉर्म्स। फिलहाल हम लोग रेन्स एंड स्टॉर्म्स के बारे में ही, ये सिग्नल्स के बारे में आपको बता रहे हैं। ये जो नॉलेज है, आपके दादाजी, नाना जी, नानी जी, इन लोगों से आप पूछिए, नानी जी, इन लोगों को ये पता है, क्योंकि ये हमारे जनरेशन्स में ये कैरी किया जाता है। नाना नानी, दादा दादी लोग जो है ना, वो आप लोग को ये कहानी सुनाएंगे, आपके मम्मी पापा भी हो सकता है आपको ये कहानी सुनाएंगे। ये जो नॉलेज है, ये जनरेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को जो है, देखिए, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को ये नॉलेज पास आउट करता है। ओके, यहाँ पे यही हो रहा है। इवन टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज दिस ट्रेडिशनल वेज। वो कोई ऐप वगैरह, फ़ोन वगैरह नहीं देखते हैं भाई, सबके पास में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं भी हो सकती है, तो वहाँ पे सबको यूज़ करना नहीं भी जान सकते हैं स्मार्टफोन। वो सीधी सी बात है, वो बोलेंगे वो मेरे को ये मशीन की बात पसंद नहीं है, मैं अपना ट्रेडिशनल जो तरीका है उसी से अपना मैं वेदर फोरकास्ट चेक कर लूँगा। ओके, स्पेशली अराइवल ऑफ मानसून। अब ये मानसून क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, फोरकास्ट क्या होता है? फोरकास्ट होता है टू प्रिडिक्ट और फाइंड आउट इन एडवांस। ओके, पहले से पता कर लेना। ये देखिए, नेचर के क्लूज के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बताया गया है। देखिए, ये देखिए, चींटियाँ ये क्या कर रहे हैं? एंड शिफ्टिंग देयर एग्स टू हायर ग्राउंड, ऊंचा जगह में। वो शायद यहाँ पे रहते हैं, अब वो उसको ले करके धीरे, चलो भैया लोग चलो, ऊपर जाके अंडा रख देंगे। क्यों? ताकि बारिश आने से नीचे का इलाका जो है डूब जाएगा, बेचारों का अंडा मर जाएंगे ना, उनके बच्चे लोग जन्म लेने के पहले ही, तो इसीलिए वो उनको सुरक्षित जगह में, हायर ग्राउंड में ले जा रहे हैं। ठीक है, ये उनका नेचुरल बिहेवियर। इसी से हम लोग को अक्सर हेवी रेन्स आने वाले हैं इसके बारे में पता चल जाता है। ये देखिए, फ्रॉग महाशय ये ट्रैक 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 आवाज़ निकालेंगे। ओके, ये कहाँ का है फ्रॉग? क्रोकिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये क्रोकिंग से पता चल जाता है, ये बता देते हैं। मान लो ये अपने भाषा में बोल रहे हैं, सब कोई सावधान हो जाओ बारिश आने वाली है, ऐसा टाइप का। और क्या, एनीवे, अच्छा एक बात बताइए, मेट्रोलॉजी क्या है? आपने जरूर सुना होगा, मेट डिपार्टमेंट। ये देखिए, मेट फॉर मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एवोल्यूशन। ओके, मतलब वेदर का कैसे पैटर्न बदलता है,
इसके स्टडी को मेट्रोलॉजी बोलते हैं। ये स्टडी किसके बेसिस पे किया जाता है? इस बेसिकली यही है आपका, इसका जो रिजल्ट है मेट्रोलॉजी का रिजल्ट, वही है वेदर फोरकास्टिंग। और यहाँ हम लोग यही वेदर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। कौन से एलिमेंट? जो 5 एलिमेंट्स हमने आपको बताए। अब ये देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स। ये पाइन के कोन्स है, ये कभी कभी खुल जाते हैं, कभी कभी बंद हो जाते हैं। इनसे भी पता चलता है, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी। हवा में ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा होने से ये चीज़ होता है, उससे हमको पता चल जाता है। जैसे कि देखिए, पाइन कोन्स जो है ये क्लोज इन ह्यूमिड कंडीशंस। ह्यूमिड कंडीशंस में ये क्लोज हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए। और जब ह्यूमिड नहीं होगा, ड्राई कंडीशन होगा, तो ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इंश्योरिंग द स्प्रेड इन फेवरेबल वेदर। इनके लिए तब फेवरेबल वेदर क्या है? ड्राई है। क्यों भाई? ह्यूमिड मतलब बारिश आने वाला है, वेदर धीरे धीरे ह्यूमिड हो रहा है। अभी तक आई नहीं है पर वेदर ह्यूमिड होना शुरू हुआ है, ये समझ जाएंगे, ये क्लोज कर देते हैं। क्यों? ताकि ये इसके अंदर में जो सीड्स रखा हुआ है, पानी आया, ये अगर मान लीजिए खुला हुआ है, पानी आया, अंदर में आकर के सीड्स को बहा के ले जाएगा, है ना। तो ये अपना नेचुरल मैकेनिज्म कर रहा है, बंद कर दिया, मैं पानी को अंदर आने नहीं दूंगा, मैं अपने सीड्स को प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक जैसे कि एंड्स जो है वो हायर ग्राउंड में ले जा रहे थे। तो देखा आपने वेदर का क्या मज़ेदार, हम यहाँ पे 3 सिग्नल्स के बारे में डिस्कस किए। ओके, देखिए, इन द लास्ट फ्यू सेंचुरी साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी कुछ मेथड्स मेजर करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए किसको? एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर को बहुत प्रिसाइसली मेजर। अब तो 6 घंटे बाद या 3 घंटे बाद तूफान या बारिश आने वाली होती है, आप देखिएगा, आप स्मार्टफोन में मैसेज आ जाता है, आप लोग सावधानी से रहिए, बारिश आने वाली है। खासतौर पे कोस्टल लाइंस पे, जहाँ पे मछुआरे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनकी जान बच जाएगी भाई। आप सोचिए तो एक छोटे से नाव में समुद्र में जाएंगे, तूफान आ गया तो क्या हालत होगा। तो बेस्ड ऑन दोज इनपुट्स, मेट्रोलॉजिस्ट्स जो लोग स्टडी करते हैं, दे ट्राई टू प्रिडिक्ट हाउ द वेदर विल बिहेव इन ए पर्टिकुलर रीजन आफ्टर ए फ्यू आवर्स और अ फ्यू डेज। मतलब कैसा बिहेव करता है। अब हम लोग जानेंगे कि वो लोग कैसे करते हैं। क्या वो जस्ट आकाश में देखते हैं, उनके पास कोई स्पेशल चश्मा वगैरह है, या वो जस्ट गेस करते हैं, अरे यार लगता है ये होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये साइंस है। साइंस में आप जानते हो साइंटिफिक एक टेक्निक होता है, मेथोडोलॉजी होता है। इसके बारे में मैंने क्लास 6 में साइंस के फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था। तो एक्चुअली उनके पास में कुछ मज़ेदार इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कूल गैजेट्स, यहाँ पे नाम दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वो गैजेट्स क्या है, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए डिस्कस करेंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट को। ओके, तो सबसे पहले आ गया टेम्परेचर। अरे भाई, टेम्परेचर कैसे मेजर करें, ये तो सबको ही जानता है। बुखार तो घर में सभी को कभी न कभी हुआ ही है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर यूज़ करते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 6 साइंस के टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में ज़रूर पढ़ा होगा। तो देखिए, 2 रकम के इफ़ेक्टिवली हम लोग थर्मामीटर देखते हैं, एक है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक है लैब थर्मामीटर। आप ये भी जानते हैं कि थर्मामीटर जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसके डिफरेंट स्केल्स होते हैं। एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। साइंटिफिक टर्म में और एक स्केल यूज़ होता है, वो होता है केल्विन स्केल। खैर, ये आप बाद में जानोगे। फॉर इंस्टेंस, अगर वी हैव ए कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, जिसको कि ऐसे लिखा जाता है, तो ये सेम है आपका 59 डिग्री फ़ारेनहाइट का। फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे आप, अक्सर वो लोग फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट जो भी बोलो आप, उसमें वो मेजर करते हैं। तो ये दोनों जो है एक ही टेम्परेचर को दर्शाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स, ये देखिए, ये बच्चे लोग जा रहे हैं मस्ती करने। ओके, ये देखिए स्कीइंग करने जा रहे हैं। ये क्लाउडी वेदर है, ये घर में चुपचाप बैठ के सोच रहा है कब वेदर अच्छा होगा तो मैं खेलने जाऊंगा।
ये लेकिन देखिए इसकी ड्रेस को देख करके, ओके, क्लाउडी वेदर है लेकिन ठंडा भी है। यहाँ देखिए विंटर है, आपको मालूम है ना विंटर में कोकोनट ऑयल आप निकालोगे तो वो जम जाएगा। हम लोगों को फिर कोकोनट को ऑयल को डब्बे से निकालने के लिए दूसरा टेक्निक यूज़ करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। गर्म पानी में रख करके कोकोनट ऑयल के डिब्बे को रख देना पड़ता है थोड़ी देर, फिर वो जब पिघलता है तब हम लोग यूज़ कर पाते हैं। और एक चीज़ देखिए, दही जमने में कर्ड्स टेक लॉन्गर टू सेट इन कोल्ड वेदर। क्यों भाई? दही कैसे जमाया जाता है याद है ना आपको? आप देखिएगा मेरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो मिल्क लेकर के रात को उसमें थोड़ा सा दही आप उसमें डाल दो, थोड़ा सा दही, तो क्या होगा, इस कर्ड के अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। वो सारा रात को कोई आवाज़ नहीं करना है, अनडिस्टर्ब रखना है, ओके। तो वो सारा रात यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक से 2 बनेगा, फिर 2 जो है 2 से 4 बनेगा। ये है सीधा बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसी से सुबह को आपको दही मिल जाएगा। लेकिन ठंडी सर्दियों में ये आप देखोगे कि सुबह तक भी आपको दही अच्छा से नहीं मिला है, पानी पानी है थोड़ा। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है 1 से 8 बनने का, मान लो इस प्रोसेस को बनने में जितना टाइम लगता है समर में, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये विंटर में, क्योंकि वेदर टेम्परेचर कम होने की वजह से बैक्टीरियल जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत इफेक्टेड होता है। यही कारण है कर्ड टेक्स लॉन्गर टू सेट इन कोल्ड वेदर। देखिए देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। देखिए कुछ जो है वो मेजर करते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर को। व्हाट इज एम्बिएंट? एम्बिएंट मतलब इमीडिएटली सराउंडिंग टेम्परेचर। अदर्स जो है वो रिकॉर्ड करते हैं द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे। पूरा दिन का सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम टेम्परेचर उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, तो थर्मामीटर काम कैसे करता है? थर्मामीटर के अंदर में इफेक्टिवली एक लिक्विड रहता है। ये अगर थर्मामीटर है ना, उसके अंदर ये एक लिक्विड है, ओके। तो ये डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ये लिक्विड जो है वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। और ज़्यादा टेम्परेचर में वो ज़्यादा एक्सपेंशन करता है, तो वो लिक्विड ऊपर का तरफ आता है। इसी से हम लोग टेम्परेचर को बारे में जान पाते हैं, ओके। आजकल लेकिन हम लोग धीरे धीरे डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा प्रिसाइज डेटा हम लोगों को दे पाता है, ओके। तो देखिए अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स ज़रा यूज़ करते हैं। वो क्या है भाई स्टैटिस्टिक्स? हमने आपको क्लास 6 में बताया था। इफेक्टिवली आप मेरा क्लास 6 का स्टैटिस्टिक्स का मैथ्स का वीडियो जरूर देखिएगा। स्टैटिस्टिक्स इज़ द टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग। पहले हमको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, उसके बाद में उनके बीच में रिलेशन पता करना। अच्छा ये इससे रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड है। ये चीज़ जो है ये एक पूरा मैथमेटिकल पैटर्न डिटेक्शन है, मैथमेटिकल पैटर्न डिटेक्शन, ओके। ये पूरा चीज़ हम लोग करते हैं, यही है आपका स्टैटिस्टिक्स, ताकि हम पूरा चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाए। एनीवे तो देखिए टेम्परेचर के रिकॉर्डिंग्स को यूज़ करके हम इफ़ेक्टिवली 2 चीज़ मेजर कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, देखिए। एक है, मान लीजिए किसी जगह का सबसे कम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है T1 और मैक्सिमम टेम्परेचर उस जगह का एक दिन का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर है T2। तो इन दोनों टेम्परेचर्स को यूज़ करके हम 2 क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। एक है रेंज, रेंज इज़ T2 माइनस T1, मैक्सिमम मतलब माइनस मिनिमम, और एक है एवरेज टेम्परेचर, मतलब करीबन करीबन सारा दिन कितना टेम्परेचर था। ये है एवरेज टेम्परेचर, विच इज़ T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पे बता दिया गया है, और अक्सर ये जो मेजरमेंट्स है 24 घंटे के लिए किया जाता है। तो चलिए अब कुछ डेटा देखें। देखिए ये जो, और इसके बाद में हियर इज़ ए चार्ट ऑफ टेम्परेचर सॉरी सिटी इन मध्य प्रदेश। हम लोगों को इसका मैक्सिमम, मिनिमम और रेंज के बारे में पता लगाना। ये देखिए ये है चार्ट, देखिए दिन यहाँ पे है, डेट 28 फरवरी 1 मार्च से लेके 6 मार्च तक, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ओके। मतलब ये पूरा वीक का मैक्सिमम टेम्परेचर
पूरा वीक का मिनिमम टेम्परेचर, हर एक दिन का आपका मैक्सिमम और मिनिमम आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब आप बताइए, अगर हम वीक वाइज देखें, पूरा वीक वाइज, तो पूरा वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ है? देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ है, मतलब 3 मार्च को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था। ओके, अब यहाँ देखिए पूरा वीक में सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर है? सबसे मिनिमम टेम्परेचर 5 मार्च को है, ये देखिए 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये था 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग रेंज निकालते हैं। अब देखिए रेंज इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि शरीर सुबह को बहुत सारा दिन, दोपहर को बहुत गर्मी, रात को बहुत ठंडा, शरीर अक्सर इसको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ रेंज क्या होगा? 29 माइनस 16। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको रेंज कैलकुलेट करके दिया है, जो कि डिफरेंस है, और ये है एवरेज टेम्परेचर, जो कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 है। तो आप रेंज को देखिएगा अगर, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन हुआ है, मतलब रेंज आपको क्या बताता है? इफेक्टिवली वेरिएशन के बारे में बताता है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सबसे ज़्यादा वेरिएशन आपका इस दिन को हुआ है, 1 तारीख को मैक्सिमम वेरिएशन हुआ है, मैक्सिमम वेरिएशन इन टेम्परेचर। ओके, और ये रहा एवरेज टेम्परेचर। ये देखिए ये धीरे, सबसे पहले कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ा। एवरेज टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किस दिन है? 25 तारीख को। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो इफ़ेक्टिवली हॉटेस्ट डे हो सकता है, हॉटेस्ट डे ऑफ दिस वीक, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा वीक में एवरेज टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इस दिन को था। ओके, तो देखा आपने, हमने इस डेटा से आपको केवल रेंज के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि ये भी बताया कि भाई ये पूरा डेटा का ये मतलब निकालो, पता करो अगर ये डेटा को देख करके कि किस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी थी, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। ओके, हॉटेस्ट डे है आपका 3 मार्च, और सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो था महसूस हुआ आपको, वो था 1 मार्च को।